Hello everyone, I welcome you back. So here we have another set of questions for you. Already we were doing questions related to working capital, and I hope you have covered last session along with me where we discussed these questions. Those who have not watched, I'm providing you link on the top. Go and watch the last session. Now continuing those questions, working capital से related हमारे questions हैं. So the very first for you is we adopt the philosophy analogous to hedging. Hedging क्या? Maturity matching जिसमें हम match करते हैं. Which of the following is the most appropriate form for financing a new capital investment in plant and equipment? में अगर आपको न्यू कैपिटल लेकर आनी है तो वो परफेक्टली आप किस वे से कर सकते हो, कहाँ से फाइनेंस कर सकते हो. सो वी हैव ट्रेड क्रेडिट्स, बैंक नोट्स, अकाउंट पेबल या कॉमन स्टॉक इक्विटी. दैट्स वेरी इजी. हम अपनी इक्विटी शेयर से ही सबसे पहले जो अपनी कैपिटल है, न्यू कैपिटल, वो यहाँ से यूज करते हैं. सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, आवर फर्म हैज अ फिलोसफी दैट इज एनालॉगस टू हेजिंग. ओके, सेम वही है, एनालॉगस टू हेजिंग. यहाँ पर अब बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन स्पॉन्टेनियस फॉर्म फॉर फाइनेंसिंग द एक्सेस सीजनल करंट एसेट्स नीड. मीन्स यहाँ पर अब कोई आपको न्यू कैपिटल नहीं चाहिए, अब आपको इन बिटवीन सीजनल करंट एसेट्स की नीड है, उसको मीट आउट करना है. तो वो आप किससे कर सकते हो? स्टॉक इक्विटी से तो नहीं करोगे क्योंकि इट्स जस्ट केम इन बिटवीन, अब स्टॉक क्या इशू करोगे? सो दैट विल बी फ्रॉम करेंसी नोट्स. आप करेंसी नोट्स को इशू करके वो कैपिटल जो है उसको इकट्ठा कर सकते हो. सो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे. मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अंडर अ कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी. पॉलिसी है कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी. जो फर्म है दैट यूजेस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू फाइनेंस सम ऑफ द टेम्पररी करंट एसेट्स को यूज करने के लिए, टेम्पररी करंट एसेट्स को लेने के लिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज कर रहे हैं. So what should be the firm do when a dip in the temporary current assets causes total assets to fall below the total long term financing? ये अगर सिचुएशन हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कंपनी को? Then they should invest excess long term financing in marketable securities. वो उसमें इन्वेस्ट कर दे, वो बेटर रहेगा. Then next, which of the following statements is correct for the conservative financing policy for a firm relative to a former aggressive policy? दोनों पॉलिसीज को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर एक आपको दी गई है कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी और एक दी गई है फॉर्मर एग्रेसिव पॉलिसी. सो दोनों को कंपेयर करके विच स्टेटमेंट शोज द ग्रेटेस्ट रिलेशन बिटवीन देम? द फर्म यूजेज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू फाइनेंस ऑल फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स. यस, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को यूज किया जाता है करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने में. तो ये हमारी दोनों ही यहाँ पर आ गई हैं, कंजर्वेटिव भी और एग्रेसिव भी. तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे. ये मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी करवाया था, इफ यू रिमेंबर, दीज एग्रेसिव पॉलिसीज एंड दिस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर एन एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी फॉर अ फर्म इन रिलेटिव टू फॉर्मर कंजर्वेटिव पॉलिसी? अब आ गया ऑपोजिट. सो ऑपोजिट के केस में क्या होगा? यहाँ पर फर्म जो है इट विल सी एन इंक्रीज इन इट्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स. यहाँ पर अब कुछ फाइनेंस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट्स पर नजर डाली जाती है. सो अगेन ऑप्शन बी, वी विल गो विद ऑप्शन बी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन. हाउ कैन अ फर्म प्रोवाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ इट कैन नॉट बोरो ऑन शॉर्ट नोटिस टू मीट इट्स नीड्स? ओके, अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट को, फर्म्स जो उसकी रिक्वायरमेंट है उनको शॉर्ट नोटिस पर मीट नहीं कर पा रही है, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कैसे देगी? हाउ विल इट डू? इट विल लेंथन द मैच्योरिटी स्केड्यूल ऑफ फाइनेंसिंग. ये करने से अगर उसने अपना, सपोज कीजिए, जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेरी का डाउट निकल आएगा. सो ऑप्शन डी के साथ वी विल गो. नेक्स्ट, रिस्क as it is related to working capital. It means there is jeopardy to the firm for not maintaining sufficient current assets to what? रिस्क का मतलब क्या है? जब आप अगर उसको वर्किंग कैपिटल से नज़रिए से देखो, वर्किंग कैपिटल के नज़रिए से, कि करंट एसेट्स को ज़्यादा मेंटेन मत करो. किसके कंपेयर में मेंटेन मत करो? टू मीट इट्स कैश ऑब्लिगेशंस एज दे अकर एंड टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट्स? नो. To meet its cash obligations as they occur and support the proper level of sales. Yes, sales को पूरा करने के लिए जो उनकी कैश ऑब्लिगेशंस है उनको मीटअप ना कर पाना is the major risk of working capital. So option D will be your answer. Then next is, if a firm moves from conservative aggressive working capital से अगर aggressive policy पर जाती है,
ठीक है, कंजर्वेटिव से एग्रेसिव पर। तो इसका मतलब फर्म क्या एक्सपेक्ट करके चल रही है कि उसकी लिक्विडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वेर एज एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी जो है उनकी वो इंक्रीज होगी। तो ये उनका मेजर मानना होता है एग्रेसिव पॉलिसी का। सो एग्रेसिव पॉलिसी इंप्लाइज दिस, ऑप्शन ए इज करेक्टली गिवन टू यू। अहेड, नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल, सपोज कीजिए एक फर्म की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आई है। इसका मतलब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है? मीन्स एसेट्स आर नॉट बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड अ कंपनी में फेस अ लिक्विडिटी क्राइसिस। कंपनी को अब लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है क्योंकि एसेट्स को उन्होंने प्रॉपर यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? दिस इम्प्लाइज दैट शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स के लिए अपने शॉर्ट टर्म फंड्स यूज करे, शॉर्ट टर्म जो पैसा था उसको यूज किया, दैट्स वाई नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। इसको कंसेप्चुअली समझिएगा, बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स स्टैंड्स ट्रू वाइल प्रिपेयरिंग स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के केस में अगर हम चेंजेस करें तो कौन सा कोड यहाँ पर बेटर है? एज यू कैन सी हियर कोड्स गिवन टू यू। सो विच कोड रिजेंबल्स द बेस्ट थिंग? इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज करंट एसेट्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज, तो ये तो ऑपोजिट है, ये नहीं जाएगा। ओके, देन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज डिक्रीजेज वर्किंग कैपिटल, दैट्स ऑल्सो ट्रू। अगर करंट लाइबिलिटीज जितनी बढ़ती जाएंगी हमारी वर्किंग कैपिटल उतनी तो कम होती जाएगी। यस, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज माइनस होती हैं और माइनस वाली अमाउंट जितनी ज़्यादा है वो हमारा आंसर पे उतना ही इफेक्ट करेगी। सो आई थिंक ए एंड सी आर द करेक्ट कोड गिवन टू यू। वी विल मूव विद ऑप्शन बी हेयर, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल में रिजल्ट इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स, ये इसी से ही रिजेंबल करता है। आपको जस्ट ये ऑप्शंस रीड करनी है एंड यू हैव टू टेल मी विच इज द करेक्ट कोड गिवन टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 38 को मैं डाल रही हूँ कॉमेंट्स के लिए। यू हैव टू कॉमेंट द करेक्ट ऑप्शन among these and then we will see how many of you will be correct. I'll tell the करेक्ट आंसर, करेक्ट कोड ऑफ इट इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन सबसे पहले मैं आपका कमेंट देखूंगी, आपका आंसर देखूंगी कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन कितना अच्छे से समझ में आया। वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू टेल मी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। ओके, सो 38 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है आपको, ठीक है, ये नहीं भूलना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, which one of the following emphasizes the qualitative aspects of working capital management? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये रिजेंबल करता है, इसका मतलब क्विक वर्किंग कैपिटल आपके पास कितनी है, क्वालिटी वाइज कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो रिजेंबल करती है क्विक से। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड देन यू हैव टू tell which is the correct statement given to you. Okay, the rate of return on investment increases with the shortage of working capital। जितनी हमारे पास working capital की shortage होती जाती है ROI उतना ही increase करता है। No, ऑप्शन 1 ही गलत है हमारी। नेक्स्ट, नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, दैट्स सो सिंपल, ट्रू है बिल्कुल। सेकेंड पार्ट आपका ट्रू है। देन ग्रेटर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट लार्जर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट्स ऑल्सो ट्रू। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, येस ट्रू, सर्क्यूलेटिंग बोलते हैं। सो आपके 2, 3, 4 तीनों ऑप्शन लास्ट के ठीक है, फर्स्ट गलत है, तो हम ऑप्शन बी के साथ यहाँ जाएंगे। Ahead, statement 1 is given to you. Working capital leverage measures the responsiveness of return on equity for changes in the current assets. Working capital ये measure करती है। ओके, ये आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 के हिसाब से अगर हम चले, व्हेन एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इतनी है, यूनिट कॉस्ट उसकी इतनी, इन्वेंट्री इतनी है, तो कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इतना, ये हो जाएगा। तो अगर आप मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये गलत आएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, वी विल मूव विद ऑप्शन बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट, डिविडेंड से रिलेटेड अब आपके पास क्या आ गया तो क्वेश्चंस। अब वर्किंग कैपिटल ओवर, नाउ वी आर विद द वेरी न्यू टॉपिक डिविडेंड डिसीजंस। Starting with the very first question, dividend capitalization model was developed by, who gave this dividend capitalization? Dividend को और ज़्यादा देना चाहिए, Myron J. Gordon, option B, Myron J. Gordon. Next, which of the following statements among these is false? Effective dividend policy is an important tool to achieve goal of wealth maximization, that's true. According to Walter, the optimal payout ratio for the growth firm is 100% payout ratio होनी चाहिए, no, ये बिल्कुल गलत है, ये रेशो नहीं थी। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इनकरेक्ट है। करेक्ट
अब यहाँ पर आता है, अब आपको भी डाउट होगा कि मैम ऑप्टिमल पे आउट रेशो फिर थी क्या, तो ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन ड्रॉप किया है। अगेन इसका भी आंसर आप मुझे दोगे, व्हाट इज ऑप्टिमल पे आउट रेशो, OPR यू हैव टू टेल मी एज पर वॉल्टर। देन नेक्स्ट, डिविडेंड इज नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की वैल्यू देखनी है तो उसके डिविडेंड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ओपिनियन या स्टेटमेंट हमें किसने दी थी, मोडिगिलियानी एंड मिलर। ऑप्शन सी, MM approach states this. Then next is, which ratio explains how many portions of earning is distributed in the form of dividend के फॉर्म में हमें कितने पोर्शन या कितनी अर्निंग देनी है। तो ये हमें किस रेशो से पता चलता है, पे आउट रेशो। वेरी इजी, पे आउट रेशो स्टेट्स हाउ मच डिविडेंड वी हैव टू पे। मोडिगिलियानी एंड मिलर्स डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म, वो क्या कहते हैं, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, इररेलीवेंट, उसका फर्म पर कोई असर नहीं होता है। ऑप्शन बी, वी जस्ट डिड दिस, सो वेरी इजी, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। Then next, the dividend irrelevance theorem to share valuation was propounded by, same question आ रहा है, just wordings different हो रही है, सेम क्वेश्चन वही मोडिगिलियानी मिलर का। तो इसमें से बता दीजिए किसने ये दिया आंसर, अगेन ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, वेरी इजी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एजम्पशंस ऑफ मोडिगिलियानी मिलर मॉडल की, इनमें से ये एजम्पशन नहीं थी, बाकी सारी उनकी ये एजम्पशंस थी। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, यस। इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, यस। एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, यस। तो ऑप्शन सी नहीं थी, यूनिटी फॉर अ डिविडेंड पे आउट रेशो, ये उनका था ही नहीं। दे वर नॉट कंसीडरिंग पे आउट रेशो, एक्चुअली वो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, तो ये थी नहीं उनकी एजम्पशन। देन नेक्स्ट, द लिंटन मॉडल शोज दैट द करंट डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है, एज पर दिस मॉडल, पार्टली ऑन करंट अर्निंग्स पर एंड पार्टली ऑन प्रीवियस ईयर के डिविडेंड्स पर। यस, यही था, आपकी बार कितनी अर्निंग आपकी हो रही है और लास्ट ईयर आपके पास कितना डिविडेंड था। सो वी विल गो विद ऑप्शन ए हियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल एजम्पशन ऑफ वॉल्टर्स मॉडल, ये उनकी एजम्पशन रही है। All financing is through retained earning, yes. Retention ratio once divided, yes. Capital markets are perfect, yes. So all of the above, option D, all of the above were his assumption। एक बार आप सारी read कर लीजिएगा। Then next, assertions and reason। assertion क्या कहती है, that a company should pay a minimum dividend to its shareholders, को dividend दे ही दे, yes। Dividends are heavily taxed than capital gains। डिविडेंड्स पर टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता है, इसलिए डिविडेंड जो है वो टैक्स के कंपेयर में हम देखें, दैट्स अ गुड इनकम। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्टली गिवन। देन नेक्स्ट, द डिविडेंड इररेलीवेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ मोडिगिलियानी मॉडल इज बेस्ड ऑन, उन्होंने ये इररेलीवेंसी जो दी थी किस पर बेस्ड करके दी थी, किस एजम्पशन पर, हेजिंग। ऑप्शन ए, हेजिंग। Then match the following statements of list 1 with dividend model in list 2 as follows। हमें match करना है, we have given now here these, you have to correctly match what it states, okay। So here we have dividend capitalization approach, ये किसने दी थी dividend capitalization, Gordon model। So A का आपका 2 होगा, ये इसी में given, I think option A ही फिर correct होगी। B का dividend policy has a bearing on the share valuation, that was given by Walter model। Stock market places more weight on dividends rather than on retained earnings, this was our traditional model। dividend payout is irrelevant, ये Modigliani Miller approach। so सारी options जो है वो कोड ए के अकॉर्डिंग ठीक है, सो वी विल मूव विद कोड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज मैच, अगेन हियर वी हैव मैच एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन का पार्ट है। वॉल्टर मॉडल, दैट इज योर डिविडेंड डिसीजन, वॉल्टर ने दिया था। कैपिटल राशनिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर। सो एज पर दीज मैचेस कोड डी विल बी योर आंसर, कोड डी, क्वेश्चन नंबर 13 का। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन है, रीजन है आपके पास। असर्शन है, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अर्निंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। यस, यही इसका डिविडेंड का मीनिंग है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को कितनी अर्निंग्स देनी है। रीजन वाई, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म हैज इट्स इफेक्ट ऑन बोथ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम बाकी ऑप्शंस पे जाएंगे ही नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
Then ahead, next question for you. A view that a dividend policy of a firm has a bearing on the share valuation advocated by जेम्स ई वॉल्टर ने जो ये स्टेटमेंट या ये हमें assumption व्यू जो उनका था ये दिया था, is based on which one of the following assumptions? किस चीज़ पर बेस होकर उन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोली थी दैट रिटेन्ड अर्निंग्स आर द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग? उन्होंने ये एजम्पशन लेकर चले थे कि हमारे पास जो फाइनेंसिंग का सोर्स है वो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर इट. Again, we have now match. First is your matching approach. Matching approach is financing the working capital. Then structural ratios, ये capital structure से related है. After then ordering quantity, कितनी order करनी है, ये inventory से related है. तो ये सारी option again C में given है. Option C is correct for question number 16. नेक्स्ट विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द assumption ऑफ वॉल्टर डिविडेंड मॉडल? कि उनकी ये assumption थी कंपनी हैज़ अ वेरी लॉन्ग और परपेचुअल लाइफ. येस, ये उनकी assumption थी. ऑल अर्निंग्स आर आइदर री इन्वेस्टेड इंटरनली या फिर उनको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. दैट्स ट्रू. देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर द कंपनी. ये assumption नहीं थी. फ्लोटेशन कॉस्ट वो लेकर चले थे. सो ऑप्शन 3 नहीं है, बाकी सब है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज कंस्टेंट. दैट्स ट्रू. सो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे 1, 2, 4. देन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज नॉट कवर्ड इन वॉल्टर्स मॉडल? बाकी सारी थी. तो अगर आप सारी रीड करो, हमने अभी जस्ट की है, ये लास्ट नहीं है. द की वेरिएबल्स लाइक ईपीएस डीपीएस कीप्स ऑन चेंजिंग. अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज डिक्रीज होते हैं. नो, तो ये नहीं था. ऑल वर देयर assumptions. Next, the Finance Act 2020 के अकॉर्डिंग the changed the method of dividend taxation का which of the following facts related to dividend taxation पर अब क्या है? Dividend received from an Indian company, इतना all the dividend received after 1 April is taxable in the hands of investor. The DDT liability on company and mutual fund stands withdrawn. All of the above. All of the above are correct as per this Finance Act 2020. Then next, which of the following examples best represents passive dividend policy को जो represent करता है? Proportion of dividend paid from net income? No. Firm pays dividend with the remains of net income after taking acceptable investments projects. पहले अपने investments projects को देखकर फिर वो dividend pay करने की सोचते हैं. So option B, passive. Option B will be your answer. Then Modigliani Miller argue that dividend decisions जो होते हैं is irrelevant as they value the firm is based on the earning power of its assets पर based है. तो option A. रेस्ट हमें रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है. Last question for this session. Financial signaling has been raised and as an argument in the battle over a relevancy of dividend. Which of the following statements indicate financial signaling argument क्या थी? इसका मीनिंग है जो कैश डिविडेंड स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स टू कन्वे मोर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर. ओके, आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हो दैट स्पीक्स मोर लाउडर. सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल सिग्नलिंग आर्ग्यूमेंट. So with this we covered there so many questions regarding working capital and dividend decisions. I hope you covered these with me. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, स्टे ट्यून्ड. और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा उनका आंसर, क्योंकि उनके अभी मैंने आंसर्स नहीं दिए वो, वरना क्वेश्चंस एज इट इज रह जाएंगे. आई विल रिप्लाई फॉर देम. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.